Hello and welcome. I'm Barkha Dutt, and as all of you know, for the past 15 months, this platform, The Mojo Story, has devoted its reporting energies to the COVID-19 pandemic. We've been bringing you ground reports from across India, even now traveling through COVID epicenters. And while we think it is our duty to bring you the bad news, and the news is bad, from hospitals, from ICUs, from cremation grounds, from graveyards, the stories of desolation and distress, it is equally our job to say when something is done right. Today, the story of one district, one tribal district, and one collector who shows a way for the rest of India. In fact, it could be said that if the rest of India had done what Nandurbar in Maharashtra did, maybe India would not be in the midst of this unprecedented humanitarian crisis that is only going to get a lot worse before it gets better. Let me introduce on the program now Dr. Rajendra Bharot, who's been in the headlines for the past many days. He's caught the country's attention because of the amazing work that he has done in his district. He's both a doctor and an IAS officer, and maybe that double training really helped him, or maybe it was pure old common sense. राजेंद्र जी नमस्कार और बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले लोगों को सुन के ये हैरानगी होगी कि पूरे देश में एक ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। मैं स्वयं पता नहीं कितने ही रिपोर्ट्स कर चुकी हूँ जहाँ अस्पतालों के बाहर, चाहे वो सूरत हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और सड़कों पे ही लोग मर रहे हैं। लेकिन आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको 2020 में आइडिया आया कि ऑक्सीजन प्लांट बनाना चाहिए। ये आइडिया आपको कैसे आया और हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग इट? बरखा जी नमस्कार। सबसे पहली बात है कि नंदुरबार जिला मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दो स्टेट की बाउंड्री पर है और यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मतलब जब लास्ट ईयर शुरू हुआ था तो कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, BAMS नहीं है, BHMS नहीं है। हमने बड़े मुश्किल से लास्ट ईयर MBBS का पहला बैच शुरू किया और कोई भी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे खुद का कुछ तो हो, जो हम बाहर की डिपेंडेंसी पे ना रहते हुए हमारा कुछ तो भी निर्भरता हमारे ऊपर हो। उस हिसाब से हमने जब लास्ट ईयर हमारा हॉस्पिटल हमने शुरुआत की थी 20 बेड से, जो आज लगभग 1290 बेड्स हमारे ऑक्सीजन ICU वेंटिलेटर्स बेड्स है और उसमें से लगभग 250 बेड वैकेंट पड़े हैं। तो हमने सोचा था कि हमारा क्या प्लानिंग हो, जो अगर ये वेव बड़े ट्रिमेंडस मैनर्स में आती है तो हम रेडी है। तो सितंबर महीने में सबसे पहला प्लांट हमने लगाया, 85 लाख रुपीस का वो प्लांट है। वो दिन में लगभग 125 जंबो सिलेंडर बनाता है। तो अगर हम आज की जो कॉस्ट निकालते हैं तो एक सिलेंडर लेने के लिए 12,000 रुपया लगता है और उसको रिफिल करने के लिए 700 से 900 के रूप में लगता है। तो अगर 3 महीने में हर दिन 125 जंबो सिलेंडर अगर ये प्लांट बनाता है तो 3 महीने में उसकी पूरी लागत वसूल हो जाती है और सितंबर महीने से लेकर अभी तक हमारा 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। फिर उसके बाद जब हमारा अमेरिका और ब्राजील में केसेस बढ़ रहे थे जनवरी फरवरी के बीच में, तो उस टाइम हमें लगा कि सेकंड म्यूटेंट अगर जब आएगा तो बहुत ही ज्यादा रैपिडली आएगा और उसके बारे में काफी लोगों को पता था। तो उसी के उपरांत हमने दूसरा प्लांट सिविल हॉस्पिटल में लगाया, एक ही जगह पे 2 प्लांट। पहले 100 बेड था, फिर 200 बेड को प्लांट लगाया, 2 प्लांट। और तीसरा प्लांट हमने शहादा ब्लॉक में लगाया, जो मार्च के आखिर में हमारा चालू हुआ। ये 3 प्लांट गवर्नमेंट के हैं और 2 प्लांट प्राइवेट वालों को लगाने के लिए बोले, उनकी थोड़ी छोटी कैपेसिटी है। ऐसा मिला कि दिन में लगभग मिनट में, हर मिनट में 2000 लीटर के ऊपर ऑक्सीजन बनता है और एक पूरे दिन में 48 लाख लीटर के ऊपर ऑक्सीजन ही बनता है। मैं आपसे एक बात मैं समझना चाहती हूँ, मैं दाद देती हूँ कि आपने ये किया, और आप ये बता रहे हैं कि इनिशियल बजट सिर्फ 85 लाख था, कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं था जी। तो जब पूरे देश में एक कंप्लेसेंसी सी आ गई थी, सेकेंड वेव को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, तो आपके मन में क्या प्रोसेसिंग थी ऑफ डेटा पॉइंट्स कि आपने ये फैसला किया that you are going to anticipate the second wave, because you're the only person I've met who did that? बरखा जी, पहली बात तो क्या है कि हम एक पैटर्न अगर समझते हैं पैंडेमिक का, तो पैंडेमिक सडनली आता और सडनली जाता नहीं है। इट कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ वेव एंड इट गोज इन द फॉर्मेट ऑफ वेव। अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलता, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जब पहली वेव आई थी, तो आपको याद होगा कि उसके एग्जैक्टली 1.5-2 महीने बाद भारत में शुरू हुआ था पीक, जब उसका एक्टिव पीक चालू हुआ था। जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में मई जून में पीक था, तो हमारा पीक अगस्त सितंबर या जुलाई के आसपास आया था।
तो वही पैटर्न फिर से जनवरी फरवरी में जब वहां पर पीक था, उसके एग्जैक्टली 2 महीने के बाद इंडिया में पीक आना चालू हुआ है। तो ये पैटर्न समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, हमने सीएसआर में से 27 एम्बुलेंसेस ली, 2 शव वाहिकाएं ली, खुद का एक स्टैब्लिश कंट्रोल रूम बनवाया, खुद के वेबसाइट बनवाए, हर हॉस्टल, हर स्कूल, हर समाज मंदिर, धर्मशाला, वहां पर हमने आइसोलेशन बेड बनवाए। 90% पीपल का अगर सिंपल मॉनिटरिंग और उनका हौसला अफजाई किया जाता है, सिंपल मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल देके भी वो लोग रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो 10% काउंट है, उसके लिए जो ऑक्सीजन लगता है या वेंटिलेशन आईसीयू लगता है, उसके लिए हमें रेडी रहना है। लेकिन जितने ज्यादा आप आइसोलेशन करोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप हॉस्पिटलाइज या मॉनिटर करते हो, उतना लोगों में वो पैनिक सिचुएशन नहीं होता। और हमारा वेबसाइट खुद ने हमने बनवाया है, वो काफी इंटरेस्टिंग। अगर आप जाओगे तो वेबसाइट में रियल टाइम बेसिस पे हर 2-2 घंटे में कितने बेड्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ये पूरा पब्लिक देख सकती है। आपका अगर आरटीपीसीआर टेस्ट ले जाता है, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग सेंटर में आने से डरते थे। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने 28 मोबाइल टीम बनवाई और 10 लोगों के पास वैन्स दिए। जिस गांव में सिंगल भी पेशेंट आता है, उस गांव में आप मोबाइल वैन लेके जाइए और सभी लोगों का टेस्ट करिए। और अगर उनको रिजल्ट देखना है तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो, आपका रिजल्ट आपके घर बैठे आपको मिलेगा। तो ये सब चीजों के कारण लोगों का कुछ फोन रहा, कुछ भी, किसी का बिल ज्यादा ले रहे हैं, कंट्रोल रूम को फोन आता है, कंट्रोल रूम सीधा टीम को भेजती है और वेरीफाई करती है। तो पैनिक सिचुएशन अगर हमें कंट्रोल करना है तो इट हैज टू बी डन वेरी सिस्टमिकली, इट कांट बी डन एब्रेटली। तो Yeah. सिस्टमेटिकली करने की जी। So you're absolutely right that you anticipated social behavior कि जो लोग सेंटर में आने से डरते हैं. What was the solution you found? क्योंकि बाकी जगह हम देखें तो टेस्टिंग कैपेसिटी पे भी बहुत प्रेशर है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी बहुत प्रेशर है. तो how did you address these problems? You're saying it's not just oxygen. मेरे हिसाब से ऑक्सीजन तो एक बहुत बड़ा जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, because high flow oxygen, you're a doctor, so you know it's the only therapeutic treatment really available for COVID. What result has this had on the positivity percentage in your district this year compared to last year? लास्ट ईयर हमारा जो पीक आया था पर डे का, वो मैक्स 190 आया था। तो देर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, आई आल्सो इन योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू वार्न देम कि डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। 190 हमारा पूरा कोविड का सबसे ज्यादा पीक था एक दिन का। अभी जो हमारा आया था, इट वाज 1200 इन अ डे, like 6 times, and positivity was more than 50% in the first week of April. जो पॉजिटिविटी हमारी 55% थी, आज वो 15% तक आई है। और जो हमारे 1200 केसेस आ रहे थे, अभी वो 250 से 300 कैसे और कितना टाइम स्पैन लगा? तो उसका टाइम स्पेन हम बोल सकते हैं कि 6 अप्रैल से लेके 12-13 अप्रैल के बीच में हमारा 1100, 1200, 1000 के ऊपर केसेस आ रहे थे। और पिछले 10 दिन से वो केसेस 300, 250 के रेंज में आ रहे हैं। उसका एक रीजन ये है, होम आइसोलेशन ये ग्रामीण जिलों में या ट्राइबल जिलों में काम नहीं करता, क्योंकि उनके पास ना सेपरेट रूम्स है, ना टॉयलेट बाथरूम्स है। वी हैव टू रिक्वेस्ट देम, वी हैव टू फोर्स देम सो दैट दे कैन शिफ्ट इन हॉस्टल, दे कैन शिफ्ट इन धर्मशाला, दे कैन शिफ्ट इन स्कूल्स। और वहां पर नर्स रहती है, वहां पर एएनएम रहती है, आशा वर्कर रहती है, वहां के टीचर्स रहते हैं। दे डू SpO2 मॉनिटरिंग, दे गिव द पैरासीटामोल, दे गिव द मल्टीविटामिन्स। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आपके सीधा एडमिट होता है, उसको ऑक्सीजन काफी ज्यादा लगता है। अगर 50%, 40% के सैचुरेशन पर अगर पेशेंट आ रहा है, तो जो पेशेंट को ऑक्सीजन हमको 5 लीटर देना था पर मिनट, उसको आपको 50 लीटर, 60 लीटर हाई फ्लो नेजल कैमरा देना पड़ेगा। अगर वो हमें रोकना है, तो जैसे ही पेशेंट का SpO2 डाउन होता है, इमीडिएटली स्टार्ट ऑक्सीजन आइदर ऑन द कॉन्सेंट्रेटर, आइदर ऑन द हॉस्पिटल। दैट वे वी कैन सेव ऑक्सीजन। जी। So you have converted homes, I beg your pardon, schools and places of worship also into isolation centers. ये आपने नॉट एक बहुत बड़ी बात की. एग्जैक्टली धर्मशाला, धर्मशाला मतलब गेस्ट हाउस टाइप। चले धर्मशाला और जो स्कूल्स है, कम्युनिटी हॉल्स है, ताकि आप लोगों को जब स्टे एट होम कहते हैं, एक तो लोगों के घर बड़े नहीं होते हैं, हम भूल जाते हैं कि इस देश में 92 मिलियन हाउस होल्ड एक्चुअली लिव इन वन रूम. तो आप किसी को स्टे एट होम कहते हैं तो वो आइसोलेट तो कर ही नहीं सकते, अपने परिवार से तक आइसोलेट नहीं हो सकते. ये आपने कब शुरू किया इन कम्युनिटी हॉल्स और इन धर्मशालाओं को ये प्रोविजंस देने के लिए? आपने कब काम शुरू किया? सबसे पहली बात हमने चालू किया था जनवरी में, जब व्हेन वी केम टू नो कि हमारा जो केसेस उस टाइम पे 50, 60, 70 आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम पे दैट वाज ऑप्शनल कि
आप घर पे रुको, फिर वहाँ पर आपका मॉनिटरिंग किया जाएगा वगैरह वगैरह, पर प्रैक्टिकली वो होता नहीं वो, क्योंकि हर घर घर जाना और घर घर मॉनिटर करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि जितने ज्यादा लोगों को हम आइसोलेट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को वहां से हम निकालेंगे, उतने ज्यादा केसेस कंट्रोल हो गए, और हमें 1 महीने में उसका रिजल्ट मिला था। हमारा जो 50-60 आ रहा था दैट केम टू 10। बट जैसे ये केसेस मार्च के एंड में हमारा पीक होने लगा, 1800-900 आने लगा, तो उस टाइम पे हमारे सिर्फ कोविड केयर सेंटर थे। कोविड केयर सेंटर मीन्स प्रॉपर सेंटर विद सीसीटीवी कैमरास, गीजर्स, विद ऑल द फैसिलिटीज, डॉक्टर्स। तो सेंटर हमारे भर गए। तो हमने बोला कि यार ये तो कैपेसिटी कम पड़ रही है, और हम तो लोगों को बोल रहे हैं कि आप इधर आओ। तो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि नो, हमें कुछ भी करना है लेकिन लोगों को घर पे नहीं रखना है। देन वी कन्वर्टेड ऑल हॉस्टल्स, ऑल स्कूल्स, ऑल पीएससी और रूरल हॉस्पिटल। सिर्फ बेसिक डिलीवरी और बेसिक ट्रीटमेंट के अलावा जो भी चीजें हमें मिली, हमने उसको बोला कि आइसोलेशन बेड आप करो और वहां पर रखो। तो गांव में अगर सडनली 40-50 केसेस आते हैं, तो वी सेड कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू शिफ्ट इन द पीएससी रूरल हॉस्पिटल, और आपके जो गांव के स्कूल से जहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत करेंगी, हम उनको इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं बोल सकते, मल्टीवाइटामिन से पैरासीटामोल बेसिक मेडिसिन वो प्रोवाइड करेंगे, एसपीओ2 देंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, बट प्लीज शिफ्ट इन दैट। तो हर गांव में ऐसे ऐसे आइसोलेशन सेंटर बनने लगे, उसके कारण लोगों में पैनिक कम हुआ। वहां पर योगा, प्राणायाम, बेसिक एक्सरसाइज ये सिखाई जाने लगी, और लोगों को काउंसलिंग की चाहिए कि आप डरो मत, घबराओ मत। जब तक आपका एसपीओ2 नॉर्मल डाउन नहीं होता, आपको किसी दूसरे इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन हो, हिपेरिन हो, रेमडेसिविर, किसी की जरूरत नहीं है। तो उस यस। तरह से पैनिक हुआ। जी। आप अपना एंड में थोड़ा अपनी जिंदगी के बारे में, बिकॉज यू स्टडीड एट केईएम हॉस्पिटल, यू आर अ डॉक्टर, देन यू जॉइन द आईएएस, पर आपकी अपनी जो परवरिश थी वो भी एक एक इकोनॉमिक हार्डशिप के फेज से गुजरी, आप खुद भी उसी इलाके के हैं। हाउ डिड दैट ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस शेप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? अपने बारे में कुछ बताइए। बरखा जी, मैं खुद इस जिले में मेरी पढ़ाई हुई है, नवोदय विद्यालय में, और 98 में नवोदय को एडमिशन मैंने लिया था। जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी पिताजी की डेथ हो गई थी उस टाइम पे। वी यूज्ड टू लिव इन स्मॉल हट, तो वी बिलोंग फ्रॉम भील ट्राइबल कम्युनिटी। तो हमारे यहाँ पे लोग महुआ की फ्लावर्स से शराब बेचते थे। एंड देन जब मेरी माँ जाती थी बाहर खेते में काम करने के लिए, तो लोग फिर मेरे रोने की आवाज़ से तंग आके मेरे मुंह में शराब की बूंदें डालते थे। तो ऐसे हमारा बचपन गुजरा। हमारा कोई प्री प्राइमरी एजुकेशन हुआ नहीं। सीधा 6 साल के बाद टीचर्स ने कन्विंस किया कि बच्चों को स्कूल में डालो, क्योंकि मेरे मामा, मौसी, चाचा, चाची, माँ सभी कोई स्कूल नहीं गया है। इनफैक्ट मैंने मेरे फादर की फोटोग्राफ तक देखी नहीं, क्योंकि इतनी उस टाइम पे गरीबी थी, तो कोई फोटोग्राफ नहीं देख पाया। लेकिन उसके बाद फिर स्कूल में इंटरेस्ट था, अच्छे टीचर्स मिलते गए। फिर 10वीं में मुझे मैथ्स और साइंस में 95% मार्क मिले, मेडिकल एंट्रेंस में 97% मार्क मिले, और मुझे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला। 2011 में जब मेरी इंटर्नशिप मैंने क्लियर की, तो पीजी के एंट्रेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने 20 रुपया का यूपीसी का फॉर्म भरा, और पहले अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी करके इंटर्नशिप के साथ पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में मुझे आईआरएस मिला, और अगले अटेम्प्ट में फिर मुझे आईएएस मिला 2013 में। तो तब से लेके महाराष्ट्र कैडर में काम कर रहा हूँ, और काफ़ी मल्टीपल और डाइवर्स एक्सपीरियंस मिल रहा है। अलग अलग जगह पे काम करते वक्त जो सोच चाहिए ग्राउंड से जुड़ने की, लोगों के प्रॉब्लम समझने की। जैसे हमने लास्ट ईयर 55,000 लोगों को राशन कार्ड सिस्टम में जोड़ा था नए से। हर जी। गांव, हर खेड़ा, हर पाड़ा में जिनको पास पीला राशन कार्ड नहीं है, हमने पूरा कैंप ले लेके दिया। लास्ट ईयर हमने मनरेगा में 67,000 पर डे, विच वॉज द हाईएस्ट इन द नंदुरबार हिस्ट्री, इतने लोगों को काम देने की कोशिश की। तो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे जब तुम जुड़ते हैं, और इसी जिला में मेरी पढ़ाई हुई, ये पूरा माहौल देखा है, तो काफी आसानी होती है काम करने में। जी। एक 15 सेकंड में बताइए, क्योंकि आपने इंस्पायर किया है हमें। अभी सबसे बड़ी चुनौती आप क्या फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वैक्सीनेशन का एक इशू है। वैक्सीनेशन की पहली बात तो डोजेस कम मिल रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे 52 सेंटर चल रहे हैं, तो ट्राइबल लोगों को तो मोबाइल, अभी जिन्होंने कोविन ऐप बनाया वो भी बहुत बड़े होशियार होंगे, उन्होंने ट्राइबल्स लोगों के बारे में या ग्रामीण भागों के बारे में सोचा नहीं। दे कांट ऑपरेट ऑन मोबाइल। राइट। तो वैक्सीनेशन से ज्यादा डिफिकल्ट तो कोविन ऐप का है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हर गांव में टीचर्स को लगा लगा के एक मोबाइल पे 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करो, उन्हीं का मोबाइल यूज करो, उनको समझाओ। पहली बात तो लोग मान नहीं रहे वैक्सीन लेने के लिए, उनके अंदर काफी अफवाहें हैं। तो अभी 16 मोबाइल टीम्स लगाई है, जो 3-4 दिन पहले सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अगले दिन वहां पर पूरा टीम जाती है,
एक बड़ा सा मैनुअल डाला जाता है, 50-50 के बैच में सबका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उस स्पीड से अभी तक हमारा 1,30,000 डोजेस हमने दिए हैं। हमारा टारगेट जब 45 का था, 45 के ऊपर पॉपुलेशन, तो 3 लाख का टारगेट था। अभी हमारा टारगेट है 12 लाख लोग, तो 12 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए 24 लाख डोज चाहिए। तो अभी जी। 1,30,000 दिए हैं, तो आप इमेजिन करें कि लगभग 22,70,000 डोजेस अभी और देने हैं। यस। तो ये जितना जल्दी होगा उतना पैंडेमिक की वेव कम होगी और उतने लोग फिर नॉर्मल लाइफ जीना चालू करेंगे। वो सबसे Well, बड़ा I चैलेंज have to. I know वैक्सीन डोजेस ना आए तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें काफी जरूरत थी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की जो आपने रास्ता दिखाया, टू शो कि कॉमन सेंसिकल मेजर्स कैन एक्चुअली if only the rest of India had followed your example. Thank you, Dr. Rajinder Bharod in Nandurbar, the collector who has inspired so many and become a national hero. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. Thank you, थैंक sir. यू सो मच।